के खेत और खलिहान को लेकर किया है। और ये मेरी आवाज नहीं, ये आवाज तो देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह की थी, जो कहा करते थे कि किसानों एक नजर रखना लाल किला के मचान पे और दूसरी नजर रखना खेत खलिहान। तो हम तो उन्हीं विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हैं, इसी विचार को आत्मसात करके आगे बढ़े हैं। और हम तो सामाजिक न्याय की बात करने वाले युवा हैं। हम चाहते हैं ये भगत सिंह के सपनों का भारत बने, जो जेल डायरी में लिख के जाते हैं कि इस देश में कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज भारत के हालात क्या है, ये आपसे नहीं छुपा है। आप तो भारतीय हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप इस देश के भविष्य हैं, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप यहाँ जितने छात्र बैठे हैं इस देश के भविष्य हैं, आपसे ये बात छुपा नहीं है। आज देश की क्या स्थिति है, आज व्यक्ति के पास ये हालात उत्पन्न हो गए हैं कि उसे अपने आप को बेचना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य एक अपने आप को अपने आने वाली पीढ़ी की खुशियों को प्राप्त करने के लिए बंधुआ मजदूर बना के रखना पड़ रहा है। ये परिस्थितियां हैं। तो आज भगत सिंह ने जो 100 साल पहले जो चिंताएं जताई थी, जो 1920, 25, 1930 के दौर में, आज 2024 में भी वो चिंताएं सत्य हो रही है। आज उनकी एक चिंता सत्य हो रही है। तो इनका समाधान केवल हमारे भाषणों में नहीं है, इनका समाधान केवल हमारे संगोष्ठियों में नहीं है, इनका समाधान धरातल पर है। जब हमारे जैसे नौजवान राजनीति में आएंगे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मैंने बार बार अपने संबोधन में अपने जनता में एक ही चीज कहा कि इस देश में कानून इंजीनियर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून डॉक्टर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून प्रोफेसर नहीं बनाते हैं, इस देश में कानून दो ही जगह बनते हैं, या तो आपके संसद में या तो विधानमंडल में। वहां आपको जाना होगा। जब वहां सैद्धांतिक राजनीति करने वाले युवा बैठेंगे, उन चिंतन शिविरों का हिस्सा बनेंगे, इस देश में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन सवाल यह भी होता है कि जब वो युवा जो आज आक्रोशित है, जो आज कुंठित है, जो आज इस बात को चाहता है कि बदलाव हो, जब वो राजनीति के गलियारों में कदम रखेगा, अपने आप को उन विचारधाराओं के साथ टिका के रख पाता है कि नहीं, ये चुनौती है। क्योंकि हम उम्र में हैं, ये स्वाभाविक है, यही बात करने की उम्र है, हमारा यही लहजा होता है, हम लोग इसी लहजे में बात करते हैं, यही आक्रोश में बात करते हैं, यही उग्र स्वभाव में हम लोग बात करते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जगह मातो जो आज आपके बीच खड़ा होकर बात कर रहा है, ये झारखंड में अस्पताल के छत से जो खड़ा होकर बात कहता है, क्या सदन में हमारी उपस्थिति यही हो पाएगी? ये सवाल खड़ा। जिस दिन हमारे दोनों कैरेक्टर में अंतर नहीं होगा, जो हम छात्र जीवन में सरकार की नीतियों को लेकर जितनी आलोचना कठोरता के साथ करते हैं, और संसद भवन के भीतर भी बैठकर जिस प्रकार हम आलोचना कठोरता के साथ करेंगे, अगर हमारे दोनों चरित्र में बदलाव नहीं होगा तो देश जरूर बदलेगा। बात की जाएगी। मैं देश का तो वर्तमान में नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आधे झारखंड को मैं तब्दील करूंगा। मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कह रहा हूं, कि झारखंड में विविधताओं का राज्य है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं। लेकिन मैं जहां संबंध करता हूं उसे उत्तरी छोड़नागपुर कहा जाता है। वहां तो हम लोगों ने एक पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से बिगुल पोंकने का काम किया है, और वो उसके जो पड़ोसी हिस्से हैं यानी प्रमंडल के हिसाब से वहां भी वो झलक देखने को मिलेगी। बिल्कुल हम लोग जो कहते हैं उन विचारधाराओं को राजनीति में लेकर आए हैं, और हम लोगों ने जो जनता के बीच कहा है उस पर हम लोग अमल रहेंगे। इस बात की हम लोगों ने गारंटी दिया है, तभी आज हमें 8 लाख वोट मिले। तो इसलिए जिन विषयों पर हम लोग चिंतन मंथन करते हैं, जिन विषयों को लेकर हम लोग आलोचनाएं करते हैं, विवेचनाएं करते हैं, जब हम उस गलियारों में प्रवेश करते हैं, जब जिम्मेवारी के पदों पर अपने आप को स्थापित करते हैं, वहां हमारा नजरिया कैसा रहता है, वहां हमारा व्यवहार कैसा रहता है, वहां हमारा चरित्र क्या रहता है, ये मायने। नो डाउट आज जिस परिसर में मैं बैठा हूं, इन्हीं में से आप अच्छे अच्छे पदों पर जाएंगे भविष्य में, इसमें कोई शंका नहीं है। ये जेएनयू है। मुझे इस बात को कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग जब यहाँ से निकल कर जाएंगे, अपने शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जब जेएनयू के परिसर से बाहर निकलेंगे, निसंदेह आप भारत सरकार में या अपने राज्य सरकार के ऊंचे पदों पर स्थापित होंगे। बहुत सारे हमारे साथी राजनीति में अपने आप को स्थापित भी करेंगे। लेकिन आज जैसा आप हैं, वहां जाने के बाद अगर वैसा रहेंगे तो मुझे लगता है यह देश जरूर बदलेगा, और बदलना चाहिए। ये देश बदलना चाहिए। तो आज जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, अगर ऐसा ही रुक रहा है इन हवाओं का, तो 20 वर्षों में 25 वर्षों में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि इनसे बेहतर कांग्रेस है। आज अगर क्योंकि मैं झारखंड से आता हूं, मैं किसी भी बात को लेकर मैं अपने हक को मांगने जाता हूं, तो प्रशासन ने एक चीज हमें उपहार में रखी है। जैसा आपने फूलों की गुलदस्ता हमें थमाई, तो 353 का धारा रखी। क्या ये स्वागत है 353 का धारा सरकारी काम में बाधा डालने के लिए? अब बस वहीं से आपका किस्सा खत्म। वहां से अगर आप हिम्मती नहीं है, आप अगर हौसले वाले नहीं है, तो आपका किस्सा खत्म। आप मत बात कीजिए विस्थापकों की, आप मत बात कीजिए छात्रों की, आप मत बात कीजिए किसानों की। आपका स्वागत 353 की धारा से। तो खैर विषय
तो ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आप सबों को पुनः धन्यवाद। आप लोगों ने जेएनयू के लोग हास्य में रहे हैं, उनकी जय जयकार करें, उनका जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, तो शायद ये प्रयास भी ना करें, नहीं तो आज 70 साल नहीं बीत जाते। इसलिए मैं आपको एक ताजुब की बात बताना चाहूँगा। आज सेव की बात कही जाए तो सेव आपका कश्मीर में मिलता है, लेकिन जब कश्मीर का सेव हमारे झारखंड में जाता है तो ऑटोमेटिकली रेट में अंतर आता है। अगर कश्मीर का सेव आपके दिल्ली में भी आएगा तो रेट में अंतर आएगा। ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में आपका नारियल पाया जाता है। जो रेट दक्षिण भारत के नारियल का दक्षिण भारत में, वो रेट दिल्ली में नहीं है, लेकिन हमारा कोयला का रेट पूरे ऑल ओवर इंडिया में थी। अब क्यों है मुझे आइडिया। यानी हमारे राज्य के साथ इस प्रकार का शोषण दोहन है जिस व्यथा को हम लोग सदन में रखना चाहते थे, इसलिए लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन अवसर इस बार नहीं मिला है। जब अवसर मिलेगा अपने राज्य की व्यथा को वहां तक जरूर पहुंचाएंगे, उसका समाधान लेके आएंगे। लगभग 27% कोयला अकेले देते हैं। प्रमुख 8 यूनिट हैं कोयला के, शायद 2 सब्सिडी टाइप के हैं। प्रमुख 8 यूनिट है कोयला के, जैसी जानकारी है, बीच का मैं अध्ययन नहीं किया हूँ। उनमें 4 यूनिट हमारे झारखंड में है, लेकिन कोल इंडिया हेडक्वार्टर कलकत्ता में। हमें कलकत्ता से कोई आपत्ति नहीं, न कलकत्ता के लोगों से। मेरा ये तर्क है कि जमीन हमारी गई, एक नहीं, एक कोयला की परियोजना में 100 गाँव हो जाएगा, और गाँव के अंदर से आग निकलती है। उस आग के बाद न जाने कई प्रकार के ऐसे गैसेस निकलते हैं जिससे हमें महामारियों के रूप में सामना करना पड़ता है। हम गांव से बेदखल हो गए, अपनी जमीन से बेदखल हो गए, हम अपने पूर्वजों की संपत्ति धान और गेहूं से बेदखल हो गए। तो मेरा मानना है जब बेदखल हमारा हुआ है, उस जमीन के नीचे कत्लेआम हमारा हुआ है, तो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता न हो के हमारे झारखंड के धनबाद बोकारो में होता, तो हमारी समस्याओं का समाधान कभी हम समस्याओं का समाधान लेके वहां पहुंचते। तो मतलब कह सकते हैं झारखंड यही नहीं, क्योंकि हम लोग मान के चलिए स्टूडेंट है, हो सके आपके बीच जब हम इन बातों को रख रहे हैं तो आपको भी लगेगा कि हम केवल सुना रहे हैं। जी नहीं, हमारी कुछ दिन पूर्व बात एक नागपुर में कार्यरत डायरेक्टर से हो रही, जो खनन के डायरेक्टर है, उन्होंने भी इसी बात का तर्क दिया कि पता नहीं है झारखंड के साथ ऐसा क्यों होता है। हम लोग महाराष्ट्र में WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के तहत 75 लोगों को नौकरी देने का काम किया, फिर उनका जमीन अधिग्रहण किया। लेकिन हमारे यहाँ पहले जमीन मैंने ताकत से लिया जाता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। झारखंड में आप उसी शासन को देख सकते हैं अगर आप करीब से देखना चाहते हैं। प्रशासन की टीम आई है, मैंने तो कई अवसरों पर कभी धरना में मैं गया तो वहां मैंने बकायदा SP से सवाल भी किया कि सर मुझे आपके कृत्य को देखकर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ही है। मैंने ये पूछा कि हम कंपनी से अपना आंदोलन करने आए हैं, हम कंपनी से अपनी मांग रखने आए हैं, तो आप चारों तरफ घेर के हमें खड़े हैं, लाठी लेकर खड़े हैं कि अगर हम लोग कुछ करेंगे तो लाठी चार्ज करेंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा कि कंपनियां हमें टैक्स देती है। हमने एक सवाल किया, हमारा किसान का खेत में तो टैक्स देता है, अगर हमारे खेतों में हाथी आता है कभी घेर के खड़े नहीं होते, तो इसका क्या अर्थ है जरा बताइए। उनके पास कोई उत्तर नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, आप कंपनियों में तालाबंदी करने के लिए आए हैं, आप कंपनियों में घेराबंदी करने के लिए आए हैं, तो भैया उससे क्या होगा, काम ठप होगा और नुकसान होगा राजस्व का। ये कंपनियां टैक्स देती हैं जिससे देश चलता है। तो हमने मामूली सवाल किया कि हमारा खेत भी टैक्स देता है, हम भी मालगुजारी कटाते हैं, रसीद कटाते हैं, तो जब मेरे खेत में कोई जंगली सुअर आ जाता है, मेरे खेत में जब कोई जंगली हाथी आ जाता है, तब SP साहब आप कहने आते हैं पुलिस का दल बोल लेके, तो हम कैसे मानेंगे गांधी का देश है भैया। हम क्यों ना कहे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आज भी इंडायरेक्ट रूप से चल रहा है, चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की सत्ता में कायम है और वे अपने अनुसार इस देश की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये समस्याएं आज झारखंड की धीरे धीरे विकराल हो रही है। आज अगर उन समस्याओं पर कोई नजर नहीं दौड़ाएगा तो बहुत विकराल दृश्य सामने आएगा। हमारे वहाँ एक जादू घोड़ा आता है, उसे आप जनरल नॉलेज शायद पढ़े होंगे, यूरेनियम का वहाँ खनन किया जाता है। वहाँ का 2008 का एक बेहतर मैंने एक वहाँ सर्वे आया था जिसमें स्पष्ट है कि वहाँ लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो मैंने गर्भधारण नहीं कर पाती, फिर भी खनन में कार्यदारी है। तो एक बार हम कह रहे हैं कि विस्थापन पॉलिसी लेके आए, अगर आपको खनन करना है तो आप उस प्लेस को चिन्हित कीजिए जहां आपको खनन करना है, और बकायदा उस गांव को कम से कम 5 किलोमीटर दूर बसाइए। ये तो आपको करना होगा। अगर आप जमीन के बदले जमीन उसको नहीं देंगे तो रहेगा कहाँ? क्योंकि आप जिस दर से जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं उस दर से वो नया जमीन नहीं खरीद पाएगा। 3 लाख 4 लाख में एकड़ जमीन खरीद ले रहे, वो अगर मार्केट में जाएगा तो डिस्पिल का दाम 1 लाख रुपया है। तो वहां लगभग 47% महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भधारण ही नहीं कर पाती। उसके बाद एक ट्रेजेडी क्या होती है कि उस यूरेनियम को खनन करने के बाद वो फिल्टर करने के हैदराबाद लेके आते हैं। बकायदा हैदराबाद में बड़ी अच्छी तरीके से उसको फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करने के बाद जो उसका बेहतरीन मटेरियल बचता है उसको प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और ऐसा बचता है जिससे मैंने कुछ बीमारी फैलने की आशंका होगी, उसे फिर झारखंड रिपोर्ट किया जाता है।
तो ये ऐसा नहीं हुआ कि हमने केला दिल्ली में खरीदा, उस केले को लेकर मैंने चले गए नोएडा में बैठ के केले को खाएं और फिर रिटर्न छेटे को दिल्ली को सौंपने आए। कितना हास्यपात है। तो ये स्थिति हमारे राज्य के साथ है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि मैंने जब देश का विचार विमर्श होता है वहां इन विषयों का स्थान नहीं मिल पाता। तो इसीलिए हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही था कि अगर हम लोग चुनाव को जीत के जाएंगे तो जो इशू झारखंड के हैं उनको देश के पटल पे रखा जाएगा। जो देश का विचार विमर्श का थिंक टैंक बैठेगा वहां अपनी बातों को हम लोग पहुंचा सके। और पता नहीं दुर्भाग्य कहिए या फिर क्या कारण है कि आज भी जो हमारे झारखंड से उत्तर जो लीडर आते हैं बोल्डली उन बातों को रख नहीं पाते। क्योंकि जब मैंने कंपनियों पे सवाल खड़ा किया, मैंने तो कई अवसर पर टाटा में भी सवाल खड़ा किया है, नो डाउट दुनिया में उनका बहुत नाम है, लेकिन जिन्होंने जमीन दिया है उनके सामने उनका कोई नाम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं झारखंड से आता हूँ और टाटा जमशेदपुर बकायदा टाटा के नाम से प्रसिद्ध है। आप वहाँ का जो धरातल का रिपोर्ट जानना चाहेंगे तो झारखंड जा सकते हैं। बाकी दुनिया में उनका बेहतरीन नाम है, नो डाउट। मैं उनके नाम में कटौती भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिनके कारण जिन्होंने जमीन देकर टाटा को बसाया उनके बीच आप जाइएगा वहां नकारात्मक न्यूज मिलेगा। तो बकायदा मैंने वहां भी सवाल खड़ा किया। तो जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, मैं न्यूज के सामने बैठता हूँ, तो ये लोग पहले कैमरा ऑफ करने के बाद पूछते यार तुम क्या हो, इंसान ही हो ना, तुमको डर नहीं लगता? हम एक ही लाइन कहते हैं कि सूरज का भी अंत होगा, धरती का भी अंत होगा, हमको 60 साल की आयु जीने वाले हैं, हमको किस बात का डर है? जब तक रहे झारखंड की आवाज को जोरदार तरीके से न्यूज वाले मुझे खुद कहते हैं कैमरे को ऑफ करके कहते हैं तुम्हें डर नहीं लगता, तुम डायरेक्ट अटैक करते हो। हम बोले हम तो जो उनका तर्क है, जो हमारे पास आर्गुमेंट है, उनको हम तो पहले वेरीफाई करते हैं, सत्यता की पुष्टि करते हैं, फिर उन बातों को रखते हैं। तो इसलिए आज नो डाउट आज इस चिंतन मंथन के लिए हम लोग आए हैं। जो स्थानीय मुद्दे, सही बात है, स्थानीय मुद्दे एक्चुअली उन पर नजरिया है, बाकी जो हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय नहीं, वो तो नेशनल इशू। माइंस स्थानीय नहीं है, भूमि अधिग्रहण स्थानीय नहीं है, डिस्प्लेसमेंट स्थानीय नहीं है, जो भी हमारे मुद्दे हैं वो स्थानीय कहाँ, वो तो नेशनल इशू का पार्ट बनने वाले मुद्दे हैं। अगर हम भूमि अधिग्रहण की बात करेंगे तो भारतीय संविधान अनुसूची 9 का विषय, तो अनुसूची 9 स्थानीय विषय कहां से हुआ? हम माइंस एक्ट की बात करेंगे, कंपनी एक्ट की बात करेंगे तो वो सेंट्रल इशू है, वो स्थानीय विषय कहां से रहा? एक्चुअली नजरिया लोगों का नकारात्मक रहा है। उस नकारात्मक नजरिए को हम लोग बदलने के लिए एक सार्थक प्रयास करने के लिए घर से निकले। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन इतना है झारखंड की मिट्टी हमेशा आंदोलन की धरती रही है और हमेशा आंदोलन से उसका सामना रहा है। अंग्रेजों का भी हमने जब अंग्रेज आधुनिक तोपों के साथ आते थे, हम लोग पौराणिक तीरों के साथ उनका मुकाबला करते थे। हम उस मिट्टी के उन लोगों के वंशज हैं। तो जब तक हम लोग की सांसें हैं, जब तक हमारी जुबान है, जब तक हम लोग हैं, अपने झारखंड के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर हम लोग बोलेंगे, उस पर आंदोलन करेंगे और उन विषयों को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उसका कहीं से समाधान निकले। आज एक राइटर है, नाम है ज्योतिलाल महतो, जो पुरुलिया से संबंधित है। उन्होंने एक बड़ी मार्मिक लाइन लिखी अपनी एक किताब में, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, कि हम लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, अब हमें छोड़ दिया। ये लाइन वो कह रहे हैं तमाम उद्यमियों से, ये लाइन उनसे कह रहे हैं कि जो सत्ता की गलियारों में रह के हमारा दोहन करते हैं। बड़ा मार्मिक लाइन लिखा है कि हम लड़ते लड़ते, हम 150 सालों से 2 सालों से लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं, अब हमें शांत रहने दिया जाए। हमें दामोदर की नदियों के किनारे, हमें स्वर्णरेखा नदियों के किनारे शांत रहने दिया जाए। हम अपने खेतों के सहारे, खेत खलिहान